Good morning, my dear student. Today we will discuss your class 11th history, chapter 11, Path to Modernization. Your chapter, this is your last chapter, Path to Modernization. In this chapter, we will read the history of two powerful country. First, the China, and second, that is Japan. First, we will discuss the history of Japan, and then after we will discuss the history of China. But it is very strange matter, and it is very interesting to all of you that when you will aware of the history of China, then you become very strange that the condition of Japan, that was what suddenly क्या हुआ, जल्दी से जापान ने चीन की तुलना में अधिक तेजी से अपना विकास किया और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। और एटलीस्ट जापान 1945 के पहले तक विश्व की एक मजबूत और ताकतवर शक्ति के रूप में अपने को स्थापित कर चुका था। इसके सिमिलरली चाइना की कंडीशंस पहले की तुलना में डे बाय डे खराब होती गई। चाइना सिविल वार में गिर गया और अपने अंदर के जो राजवंश थे, क्विंग राजवंश या छिंग राजवंश, उनका धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। किस तरह से वहां सिविल वार हुए और फिर किस तरह से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई और कम्युनिस्ट पार्टी के क्या विचार थे। फिर सन यात सेन और माओ ज़ेडुंग ने क्या क्या स्टेप लेके चाइना को डेवलप करने का प्रयास किया। दे आर ऑल वी हैव रीड इन दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट, इफ यू विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, वेयर आई टोल्ड यू in my last class a little bit story of the China and Japan. I give the introduction about this chapter where I told you that during starting phase of 19th century, China was controlled the whole East Asia. I mean to say that East Asia at the beginning of the 19th century was dominated by China. The Qing dynasty had a long tradition seemed to secure in the power, while Japan, a small island country. One side we have seen that China was the vast country, and he had what? China had the vast territory, and similarly the second hand what we have seen that Japan, their territory is very स्मॉल, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर जापान बना था। एक लंबी परंपरा में चाइना में क्विंग डायनेस्टी राज कर रही थी। क्विंग डायनेस्टी परंपरा से ही चाइना को कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया। चाइना ही चाइनीज परंपरा से ही उत्पन्न हुआ, चाइना का ही एक पार्ट जो बाद में स्वतंत्र देश के रूप में हुआ जापान ने अपनी स्थिति दिन प्रतिदिन दुरुस्त करनी शुरू की, मजबूत करनी शुरू की। और जापान आधुनिक राष्ट्र राज्य निर्माण में उसके यहाँ जो डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके यहाँ मशीनरीज, उसके यहाँ टेक्नोलॉजी, जितने भी नए बदलाव हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनके थ्रू जापान तेजी से आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा था। 1895, 94, 1910, that date was very important in the Japanese history. In 1895, Japan conquered the place Taiwan. 1910, उसने नए जो क्षेत्र थे कोरिया, उनको जीत के अपने राज्य में मिला लिया। और तो और 1894 तक आते आते उसने अपने पैटर्नल लैंड में चाइना को उसने पराजित किया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तरफ हमने देखा कि चीन, जो कि एक बड़ा साम्राज्य था जिसका प्रभुत्व पूरे पूर्वी एशिया पे था काफी लंबे समय तक, वो अब धीरे धीरे गृह युद्ध, सिविल वार में घिरता जा रहा था। उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। और दूसरी तरफ हमने देखा
कि इसी परंपरा से उत्पन्न हुआ एक देश जापान जो अपने आर्थिक उन्नति के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ा रहा था। 1895 में उसने ताइवान को जीता, 95 और कह रहा उसके बाद उसने कोरिया को जीता 1910। और फिर बात तो तब ज्यादा हो गई जब 1894 तक आते आते उसने अपने वो देश को जीत लिया जिस परंपरा पे जापान का निर्माण हुआ था, चीन को। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही, उनके सामने कई कठिनाइयां थी। चाइनीज के सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जिसको फेस कर रहे थे। आधुनिक दुनिया का उनको सामना करने के लिए उनकी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने की जरूरत थी। ट्रेडिशनल व्यू जो थे चाइना में उसको एक बार नए तरीके से री एक्सप्लेन करना था, रीफ्लोरिश करना था और पुनः परिभाषित करने का प्रयास भी उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्हें अपनी राष्ट्र शक्ति को फिर एक बार मजबूत करना था ताकि वो अपने कम्पिटिटिव कंट्री से लड़ सकें, ताकि वो जापान जैसी संस्थाओं से भी युद्ध कर सकें, अपने को जापानी नियंत्रण से मुक्त कर सकें। उन्होंने पाया कि चाइना में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं। इन डिस्क्रिमिनेशंस को हटाकर देश को पुनर्निर्माण करने के लिए इस दोहरे मकसद से चीन में क्रांति हुई। क्रांति सफल भी हुई। 1949 में चीनी सोशलिस्ट पार्टी ने अपना रूल स्थापित किया, सत्ता स्थापित की। चाइनीज सोशलिस्ट पार्टी जो सन्यास सेन के अंडर में आई। फिर कुछ समय के बाद सन्यास सेन की पार्टी पूरी तरीके से अपने को प्रूफ न कर सकी और फिर 1917 के डिकेड्स तक आते आते चाइना में एक नई सरकार, माओ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई। 1970 वो डिकेड्स था जब चाइना ने अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ के लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया। विश्वव्यापीकरण के कॉन्सेप्ट को उसने स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे चाइना भी विकास की तरफ पे आगे बढ़ा। वृद्धि हुई, डेवलपमेंट हुआ, देश की विचारात्मक व्यवस्थाओं और उनकी आर्थिक वृद्धि और विकास धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी। और यही वजह थी जिससे चाइनीज इकोनॉमी में बहुत व्यापक सुधार किया हुआ। कैपिटलिज्म रिकग्नाइज हुआ। कैपिटलिज्म चाइना के अंदर एक बार प्रसारित होना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे चाइना ने अपने पूरे कलेवर को बदल लिया, रूप बदल गया। अब चाइना फिर एक पूंजीवादी देश के रूप में मुक्त बाजार की वापसी हुई और तथा वहां पे जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी उसके नियंत्रण भी, इट मीन्स सोशलिस्ट गवर्नमेंट की सरकार भी बनी रही और उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने वाइड रेंजिंग रिफॉर्म इन द इकोनॉमी दैट ब्रॉट बैक व्हाट द कंपटीशन and the free market, even as the Communist Party retained the political control. एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी का शासन भी बना रहा और चाइना ने अपने यहां आर्थिक उन्नति की बात भी की, कैपिटलिज्म को प्रमोट भी किया। फिर इसी के साथ जापान बिकेम एन एडवांस्ड इंडस्ट्री नेटिव बट इट्स drive for empire-led war and defeat at the hand of the Anglo-American forces. The US occupation marked the beginning for a more dramatic political system, and the Japan rebuilt its economy to improve by the 1970s as the major economic power. What happened during 1945? I hope you are all aware of that. The Second World War. During that time, Japan was डिफीटेड बाय द अमेरिका। जापान के ऊपर एटम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। पूरी अर्थव्यवस्था जापान की छिन्न भिन्न हो गई, लेकिन जापान ने जल्दी ही एक बार फिर पुनर्वापसी की, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 1970 तक आते आते वो एक फिर पावरफुल आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, एक ताकत के रूप में उभरा, एक पावरफुल नेशन के रूप में उसका विकास शुरू हुआ। फिर यहां से एक पूरा नया फेज दिखाई देता है। द जापानीज फर्स्ट टू मॉडर्नाइजेशन वाज बिल्ट एंड द कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड टुक प्लेस विद इन द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न कॉलोनिज्म। जापानीज एक्सपेंशन टू जस्टिफाइड बाय
the call of the racist Western domination and liberate Asia. The rapid development underlined the strength of the traditional of the Japanese institutions and the society, their ability to learn and the strength of the nationalism. That was the very important things कि जापान का आधुनिकरण का सफर जो कैपिटलिज्म के सिद्धांतों पे चला था, वो पूरी उसने क्या किया, उसने सफर ऐसी दुनिया में तय किया जहां वेस्टर्न कॉलोनिज्म का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान का विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान जिस आर्थिक उन्नति को अपने देश में कर रहा था, उसे एक सिंबॉलिक रूप में वेस्टर्न का विरोध के रूप में देखा गया कि यूरो एशिया का भी एक देश वेस्टर्न कंट्री की तरह डेवलप हो सकता है, विकसित कर सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ा सकता है। इस रूप में उन्होंने देखा और फिर आजाद, ये जो सोच थी कॉलोनिज्म की, ये जो सोच थी आर्थिक गुलामी की, इनसे जापान आजाद करा सकता था, इस तरह के विचार लोगों के मन में आने लगे। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपराओं की सुदृढ़ता, उनके सीखने की शक्ति, राष्ट्रवाद की ताकत को ही दिखाता है। इट शो देयर नेशनलिस्ट अप्रोच, इट शो देयर what growing in the various sector, economic sector, education sector, the public sector, these are all sector that was developed in Japan. धीरे धीरे जापान में इनका विकास हुआ, जापान ने इन चीजों के आधार पर अपने देश का विकास। तो what we did in the introductions, what we have seen that the condition of China and the condition of Japan, both up and down during 19th and 20th century. चीन पहले जापान के द्वारा कंट्रोल किया गया, जीता गया, फिर जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के द्वारा पराजित किया गया। लेकिन जल्दी 1917 का डिकेड्स ऐसा था जिसमें चाइना ने भी विकास किया और जिसमें जापान ने भी एक नए रीबिल्ड अपनी इकोनॉमी को करने में सफल हुआ। वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, ऑल द पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन दिस चैप्टर we will discuss the history of Japan and we will discuss the history of China, both. So you have to also understand about that history which not explained here properly. उस इतिहास को भी आपको जानना चाहिए तो यहाँ प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जैसे कहता है कि चीन और जापान में जो सबसे महत्वपूर्ण परंपरा थी अपनी हिस्ट्री को लिखने की, इतिहास लेखन की परंपरा, ये बहुत प्राचीन थी। चाइना एंड जापान बोथ हैव देयर देयर स्पेसिफिक क्वालिटी दैट दे रोट देयर हिस्ट्री। अपने इतिहास को उन्होंने लिखा। इन देशों में इसकी एक लंबी परंपरा में दिखाई देती है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता था कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का काम करता है। History that play very important role to guide the rulers. China and Japan have had a long traditions of the historical writings, as history was an important guide for the rulers. The past provided the standard by which they would be judged. इतिहास के आधार पे ये लोग, ये जो वहां के शासक हैं, वो अपने आप को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। द रूलर्स एस्टेब्लिश द ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स टू मेंशन द रिकॉर्ड्स एंड राइट डायनेस्टीज स्टोरीज। अपने पूरे शासन का इतिहास, अपने पूरे वंश का इतिहास, देश का इतिहास लिख करके न केवल यह मार्गदर्शन करता था, बल्कि वो उसी के आधार पर अपनी व्यवस्था को आगे चला सकते थे, जिनके आधार पर शासकों के द्वारा ये पता लगाया जाता था, इस बात का आकलन लगाया जाता था कि किस तरीके से शासक ने जो अभिलेख, जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, उसके देख रेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की उन्होंने स्थापना की, वो किस तरीके से यूजफुल है। कहता है सियान छिएन 145 to 90, the Xian Qian 145 to 19 is
the considered the greatest historians of the early China. And in Japan, Chinese culture influence led to the history being given a similar importance. One of the earlier act of the Meiji government was established in 1869. अब Bureau to collect record and write as it were a victory of vision of the Meiji restoration. There was a great respect for the written word and literature ability was highly valued. This has meant out a wide range of the written literature. Religious tracts are available. Printing and the publishing were important industry in the modern period, and it is possible for the instance to trace the distributions of the book and the 18th century the China or Japan. Modern scholars have used these materials in new and the different ways. What was wrote by their ancestors. On the basis of that, China and Japan reunite, explain and re-express himself again. On the basis of that, what they wrote. कहता है कि जब सियानचेन को जिसको प्राचीन इतिहासकार माना जाता है चाइना का, जापान में भी चीनी संस्कृति के प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व मिल रहा था. दोनों जगह इतिहास लिखने के काम प्रॉपरली चल रहे थे और मेजी सरकार की शुरुआती अधिनियमों में से एक था कि इतिहास को लिखा जाए. 1896 में एक ब्यूरो की स्थापना जिसका काम था कि इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट करें और फिर उनके आधार पे मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरियों को लिखे. ये लिखित शब्द, ये रिटन वर्ड्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे. दोनों ही देशों में उसका बहुत सम्मान था और साहसिक जो साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था, जो लिटरेचर थे उनको काफी इंपॉर्टेंस प्लेस दी जाती थी. इसका नतीजा ये रहा कि जो भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक पर्चे, इनके आधार पे हम चाइना और जापान के इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं. जो प्रिंटिंग का कार्य किया गया, मुद्रांकन, जो पब्लिशिंग हुई, वो आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे और यह संभव है कि 18th सेंचुरी में भी चीन और जापान में किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके. आधुनिक विद्वानों ने इन सामग्रियों का प्रयोग करके इसे एक नए तरीके से एक्सप्रेस करने का प्रयास किया. आधुनिक विद्वानों ने चीनी जो विद्वान थे, आधुनिक विद्वानों ने पुराने चीनी विद्वानों जैसे लिमांग छेचाओ, लिमांग क्विचाओ और जापान के आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुमे कुनीताके जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया. इसके अलावा उन्होंने पहले यूरोपियों के लेखन जैसे इटली के मार्को पोलो 1254 टू 1324, जो चीन में 1274 से 1219 तक रहे, चीन में जेसुइट पादरी मैटियो रिक्की जो 1552 टू 1610 और जापान में लुइस फेराय जो 1532 टू 1597 जैसे बुद्धिवादियों के काम को भी उन्होंने आगे बढ़ाया. व्हाट दे रोट, व्हाट दे एक्सप्लेन, हु मार्को पोलो, हु आई मीन टू से दैट द पादरी, जेसुइट पादरी मैटियो रिक्की and Louis Ferrai. What they explained, what they wrote in their accounts, that was also taken as a historical evidence for the Japan and China. On the basis of that, they try to explain their own history. अपने इतिहास को उन्होंने समझने का प्रयास किया और फिर इन विद्वानों का इस्तेमाल भी, इनके द्वारा लिखी गई जानकारियों को भी उन्होंने अपने इतिहास पर सम्मिलित किया. मॉडर्न वर्ल्ड को 19th सेंचुरी के जो ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी खूब फायदे हुए, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने में बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई. और अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर महत्वपूर्ण जो काम किया गया, जो आई मीन टू से दैट
द स्कॉलरशिप ऑफ द इंग्लिश फॉर्म द जोसेफ द नेडम द मोनो what the monoponental work on the history of the science in the Chinese civilizations or the George Simons and the Japanese stories and the culture has grown and trees and the immense body of the sophisticated scholarship available to us today. कहता है कि जो अंग्रेजी में चीनी और जापानी भाषाओं पे जो लिखने का काम किया गया और उसका जो विशाल भंडार उपलब्ध है, ये चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास की संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन के कार्य की शुरुआत से हुई। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखित चीजें अंग्रेजी में हमें ट्रांसलेटेड रूप में प्राप्त हो जाती है। इनमें से कई विद्वान तो विदेशों में पढ़ते थे और कई अंग्रेजी में लिखते थे। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापानी में लिखते आए। मतलब यह है कहने का कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाले जो विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है, जो राइटिंग्स हमारे पास हैं, राइटिंग एविडेंस जो हमें उन देशों के अधिक विस्तृत और गहन परिचय देते हैं। चाइना और जापान की पूरी डिटेल हिस्ट्री बताते हैं और ये चीजें पूरे इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कहता है नाइटियो कोनन। नाइतो कोनन कौन थे? 1886 टू 1934। नाइतो कोनन ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे। नाइतो कोनन जिनके लेखन ने जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकी तथा उनकी पत्रकारिता अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसका प्रयोग किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन विभाग बनाने की मदद की। सीनारान चीन पर 1914 उन्होंने तर्क दिया कि जो यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग इलिट क्लास के लोगों पे नियंत्रण और सेंट्रल अथॉरिटी को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यह रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन के आधुनिक और लोकतांत्रिक स्वरूप को विकसित कर सकती थी। उन्हें चीन को एक नए स्वरूप में देखने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वो चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन ठीक से नहीं कर पाए। It means what we read today, which points we have discussed today. We have discussed the whole points which play a very important role to understand the history of the Japan and China. We have also discussed that the evidences on the evidence, there are the various informations which we have. On the basis of these evidence, we can know the Chinese and Japanese history. And we also admired the work of the scholars and the foreign travelers. They reached there, and Christian missionaries also. They reached there and they explained what they saw during that time. On the basis of that, we have more details, and what we discuss that the Sung dynasties and Qing dynasties, I mean to say that the dynasties who ruled on particular country, China, they more aware that they have to write their history. उन्हें अपने इतिहास को लिखवाना है. That's why they establish the history departments. That department, the bureau that was established by that government, and that bureau work was collected the various inscriptions, various travelers' account, various texts which was written by the scholars of particular country, and foreign travelers' account, the Christian missionaries' informations, and on the basis of that they want to explain their history. This is the very important thing. What I told you. ये दो चीजें जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसी के आधार पे उन्होंने पूरे इतिहास को समझा, जानने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने कहा कि जो आधुनिक विद्वान है
इसमें चीनी जो विद्वान में, जिसका नाम लिमांग शिचाओ, या जापान के जो विद्वान हैं जिनका नाम कुमे कुनिताके, इन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। कह रहा मॉडर्न स्कॉलरशिप हैज बिल्ट ऑन द वर्क ऑफ द चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स सच एज ए लिंग किचाओ और कुमी कुंताके, one of the pioneers of the modern history in Japan, as well as the earlier writing by European travelers such as the Italian Marco Polo in China from 1274 to 1219, the Jesuit priest the Matteo Ricci in China, and Louis Farias what in Japan, all of whom left rich account of these countries. It has also benefited from the writings the Christian missionaries in the 19th century, whose work provided the valuable materials for our understanding of those countries. This is the very important things. And I also discuss the scholarship of the English from the Joseph the Needham monumental work on the history of the science in the Chinese civilizations, or George Sampson of the Japanese history and the culture has grown, and there is the immense body of the sophisticated scholarship available to us today. In recent year, writing by Chinese and Japanese scholars have been translated into English, some of whom teach abroad and write in English. And in the case Chinese scholars science in the 1980s, the many have been working in Japan as well and write in Japanese. This has meant that have the scholarly writings from the many parts of the global that give us a richer and the deeper the picture of these countries. उनके द्वारा लिखे गए जो रिसोर्स हैं उनके आधार पर हम एक लंबे इतिहास को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जापानी हिस्ट्री और चाइनीज हिस्ट्री के लिए हमारे पास एविडेंस है, रिसोर्स है, जिसके आधार पर हम पूरे इतिहास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजिली एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द जापान एंड चाइना। एंड व्हाट हम उनके we are obliged for that scholars who came and visit China, that missionaries who came and want to what अपना मिशनरीज के वर्क को वहां रेगुलेट करने के लिए आई। We also admired the work of the scholars of the China who work in Japan and Japanese who work in China. On the basis of that, we can easily understand their works that is very important for the history of the China and Japan. They show the actual picture of that countries. On the basis of that chapter given before you, and we are going to read your chapter. I mean to say that we are going to read your chapter starting from the history of Japan. That is the first topic which we will discuss. But here one thing more which I want to again remind you, the importance of the Naito Kunan, 1866 to 1934. He was the Japanese scholars who did work on China. The Naito Kunan, writing the influenced scholars worldwide, उन्होंने जो उनके काम थे, उनकी लेखन थी, उन्होंने अन्य जापानी लेखकों को खूब प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही। नाइतो ने अपने काम से पश्चिमी इतिहास लेखन को एक नई तकनीकी तथा अपने जो पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पश्चिमी लेखन के तौर तरीकों को लिखने का इस इतिहास राइटिंग्स में, हिस्ट्री राइटिंग्स में उसका यूज किया। यूजिंग द न्यू टूल्स ऑफ द वेस्टर्न historiography, the Naito built on a long traditions of the studying China as well as bringing his experience as a journalist there.
He helped establish the Department of the Oriental Studies in Kyoto University in 1907. In the Sinoran on China 1914, he argued that the Republican government offered that the Chinese a way to end the aristocratic control and centralized power that had exercised since the Song dynasty's 1960 to 1279. A way to what? To revitalize the local society where reform must begin. He saw in Chinese history the strength that would make it modern and the democratic Japan. He thought and the important role to play China, but the underestimated the power of the Chinese nationalist. That was the rule of the what? That स्कॉलर्स विद्वानों ने एक अपना पर्सनल व्यू दिया और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल रीड योर नेक्स्ट टॉपिक द स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द जापान। सो गुड बाय एंड टेक केयर।